Okay, students, good evening. Getting my audio and video now? Yes, sir. चलिए, let's start. आज मैं आप लोगों के साथ सम बेसिक कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने वाला हूं, ठीक है ना? तो लेक्चर नंबर 1 में जितना डिस्कस हुआ था, आई होप आप लोग सबके दिमाग में चीजें क्लियर होंगी। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड, चीजों को आगे ले चलते हैं। देखना बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक चीज देखा था, ओके? ये वाली डिस्कशन लास्ट क्लास में हो चुकी थी, बट इस चीज को आप अच्छे से देख लो क्योंकि इससे रिलेटेड आज बहुत सारे चीज हम लोग पढ़ेंगे। हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये चीज देखा था कि हाइड्रोजन जैसी एटम या कार्बन जैसी एटम या किसी भी एटम की बात हो जाए तो उसकी साइज उसकी जो मास होती है वो बहुत कम होती है। तो वी डिस्कस कि ग्राम या केजी आप ऐसा यूनिट लेते हो एटम के मास को कैलकुलेट करने के लिए, तो वो वाजिब यूनिट नहीं है। हम लोग एटम के वेट को यदि निकालना चाहते हैं तो आईयूपीएसी ने हमें बताया 1961 में कि कार्बन 12 को एज अ स्टैंडर्ड सेलेक्ट करना है, और उन्होंने डिफाइन किया एक चीज दैट इज नोन एज 1 एटॉमिक मास यूनिट। एक एटॉमिक मास यूनिट कार्बन 12 के कितने पोर्शन का मास हो सकता है? 1/12 है ना? तो 1 AMU क्या होती है? एक कार्बन 12 का 1/12 मास। ओके, अब किसी भी एटम का मास अब कैलकुलेट किया जाएगा इसी के रेस्पेक्ट में। जैसे कि यदि मैं बोलता हूं हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 35.5 U, तो बेटा इसका मतलब मैं क्या मीन कर रहा हूं? कोई बच्चा मुझे बता सकता है इसका मतलब मैं क्या? Sir, the mass of chlorine is 35.5 times of 1/12 C12 atom. यस, 35.5 गुना लगभग भारी है 1/12 कार्बन 12 एटम का। कैल्शियम उसी प्रकार 40 गुना भारी है 1/12 कार्बन 12 एटम का। ओके सर, उसको डायरेक्ट 35.5 गुना भारी हाइड्रोजन एटम के रिस्पेक्ट में नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं, एक्चुअली पहले हाइड्रोजन के ही रेस्पेक्ट में कैलकुलेट होती थी, बट एग्जैक्ट फिगर्स जो आते हैं ना वो आते हैं लगभग कार्बन 12 एटम से कैलकुलेट करने पे, क्योंकि हाइड्रोजन को 1 बोलोगे तो ये 1.008 U होती है। इसको हम लोग राउंड ऑफ कर देते हैं, ठीक है? पहले स्टैंडर्ड लिया गया था, हाइड्रोजन लिया गया था, ऑक्सीजन लिया गया था, बट लास्टली आईयूपीएसी ने कार्बन 12 को सेलेक्ट कर लिया, और जो मेथड सेलेक्ट कर लेते हैं उसी का यूज किया जाता है। ओके, चलिए अब आते हैं एक नए डेफिनेशन की ओर, दैट इज मॉलिक्यूलर मास। बेटा मॉलिक्यूलर मास नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि किसी मॉलिक्यूल की मास का बात हो रहा है। ओके, तो किसी मॉलिक्यूल का मास निकालना है तो आपको क्या करना है? सम ऑफ एटॉमिक मासेस करनी है। सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल लो और उसमें जितने सारे एटम से सबके एटॉमिक मास को ऐड कर दो तो आपको मिल जाएगी मॉलिक्यूलर मास। ओके, जैसे कि मैं बोलता हूं आप लोगों को, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दिया H2O, तो H2O का मॉलिक्यूलर मास मैं कैसे निकालूंगा? 2 हाइड्रोजन है, मतलब 2 × 1 U प्लस 16 U, बोलने का बालक लोग 18 U, ठीक है? वाटर का मॉलिक्यूलर मास आया 18 U। इसका मतलब क्या हुआ? वाटर का एक मॉलिक्यूल लगभग 18 गुना भारी है 1/12 कार्बन 12 एटम। गॉट इट? चलो बच्चों, आप लोग में से कौन मुझे फटाफट
सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास बता देगा। और ये सब याद रखना है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे तो वहां पे आप मॉलिक्यूलर मास ऐड नहीं करोगे, पहले से आपको मालूम होनी चाहिए। 98 किस बच्चे ने जवाब दिया? रोहित। वेरी गुड रोहित। रोहित सेकंड में फर्स्ट में दोनों में रहते हो क्या? यस सर। अच्छा सर वेरी गुड, सेकंड बैच में रिवीजन हो जाता है सर। वेरी गुड बेटा, गुड गुड। चलो H2SO4, H2SO4 2 into 1 U। सल्फर का कितना होता है बालक लोग? सर 32 32 U। और एक ऑक्सीजन का 16 U इंटू 4, तो 16 4 जा 64, 64 और 32 हो जाएगी कितनी? 96 और 2 98। क्यों? ठीक है, देखो आप लोगों को याद रखना है क्योंकि कुछ चीजों का मैं याद करवा देता हूं क्योंकि एग्जाम में जब कैलकुलेशन करो ना तो आप लोग गड़बड़ ना कर दो, क्योंकि ये जानना है। HNO3 नाइट्रिक एसिड, कुछ इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को याद रखना है। नाइट्रिक एसिड कितना होगा? सर 63U। वेरी गुड बेटा, किसने? आलोक ने बताया है सपोज। यस सर। 1 प्लस कितना? 14 प्लस 16 14 plus 48। 48 आ गई 63। तो ग्लूकोज कितना होगा? जल्दी, ग्लूकोज 180। 180, यस 180। यस सर। 80। फॉस्फोरिक एसिड, बेटा मैं आपको बता दे रहा हूं, फॉस्फोरिक एसिड का याद रखना है, ये सल्फ्यूरिक एसिड के बराबर होता है। इट्स 98 U, ठीक है ना? फॉस्फोरस का 31, ठीक है ना? फॉस्फोरस का 31, एक 3 हाइड्रोजन का 3 और 64, ठीक है ना? 64 और 38, सॉरी 34 98। ओके, तो ये आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट याद रखना है कि यूरिया का भी याद रख लेना। NH2CONH2 इंपॉर्टेंट है, ये सब दिमाग में रहनी चाहिए। यूरिया क्या होगा? कितना? जल्दी निकालना है। 2 नाइट्रोजन है तो 28, 2 हाइड्रोजन है तो 4, 60। चलिए 60 U राइट आंसर। देखो मैंने जितने बताए हैं ना तो इसको थोड़ा सा रफली दिमाग में रखना क्योंकि एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे और वहां पे आप कैलकुलेट नहीं करने में टाइम वेस्ट कर सकते, ठीक है ना? चलो अब 2-4 न्यूमेरिकल बन जाएगी तो दिमाग में रहेगी। फॉर्मूला यूनिट मास, फॉर्मूला यूनिट मास जो कॉन्सेप्ट है इट्स सिमिलर टू मॉलिक्यूलर मास, एकदम मॉलिक्यूलर मास के ही जैसा कॉन्सेप्ट है, कोई डिफरेंट कॉन्सेप्ट नहीं है। बट हाँ, फॉर्मूला यूनिट मास यूज होती है फॉर कौन सी कंपाउंड? आपको मालूम होगा, आपने थोड़ा जूनियर क्लास में इसके बारे में सर पढ़ा। आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड के केस में हम लोग फॉर्मूला यूनिट मास का प्रयोग करते हैं और स्टोरी इज द सेम कि जितने सारे एटम्स है सबके मास को जोड़ दीजिए। ओके, जैसे कि आपकी प्यारे से सोडियम क्लोराइड, कौन फॉर्मूला बताएगा? HCl। NaCl। आप इसका फॉर्मूला यूनिट मास बता देना मुझे। देखो सर एक ही 58.5 U। वेरी गुड। सोडियम हो गई 23 और क्लोरीन हो गया 25। KCl, ये सब याद रखना थोड़ा सा, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ जाता है। KCl 39, पोटासियम की 39, क्लोरीन की 35.5, कितनी हो गई? 74.5 U। सर 74.5 U। ठीक है, पोटासियम क्लोरेट ये भी एक इंपॉर्टेंट वाला कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है ही, पोटासियम K प्लस और ClO3 माइनस मिलकर बनी। कितना हो सकता है बच्चों इसका? कितना? हाउ मच? सर 122.5 U। बहुत गुड कैलकुलेशन, वेरी गुड कैलकुलेशन, याद रखिए। ओके,
तो फॉर्मूला यूनिट मास का प्रयोग होगा आयनिक कंपाउंड के केस में, नाम थोड़ा बदल गया है बस, और कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आ जाओ एटमिसिटी। एटमिसिटी कॉन्सेप्ट थोड़ा आपको मालूम होना चाहिए। दिस इज नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। बच्चों आप सभी को मालूम है कि चीजें मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। मुझे बताओ हाइड्रोजन नेचर में जो एग्जिस्ट करता है कैसे एग्जिस्ट करता है? सर H2 के फॉर्म में। H2 के फॉर्म में। ऑक्सीजन O2। सर O2। N2 नाइट्रोजन। ठीक है, तो इन सब को हम लोग बोले डाई एटमिक मॉलिक्यूल, और इनकी एटमिसिटी हो गई 2। ओके, तो एग्जाम में कभी एयर लिख देता है तो बेटा दिमाग में रखिएगा, एयर भी एक को यदि सिर्फ एयर लिखा हुआ है तो उसका एटमिसिटी को 2 लेके चला जाता है। ओके, एयर के एटमिसिटी को 2 माना जाता है। देखो माइक ऑन है, okay? अब चलिए हम लोग आते हैं नोबल गैसेस। जितने भी नोबल गैसेस है, नोबल गैस के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम रहते हैं? सर 1। हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, ये सब सिंगल एग्जिस्ट करता है, तो 1। ओके, ठीक उसी प्रकार मेटल्स की भी एटमिसिटी 1 मानी जाती है, जैसे सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg। ओके, उनकी भी एटमिसिटी 1 मानी जाती है। ओके, अब ये हो गया आपका प्यारा सा सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, इनकी एटमिसिटी कितने बोल सकते हैं? सर 3। 3 एटम से मॉलिक्यूल है ना। उसी प्रकार फास्फोरस कैसे एग्जिस्ट करता है? P4 के सर P4। सल्फर ट्राइऑक्साइड है, एटमिसिटी 4 हो गई। उसी प्रकार बहुत सारे, सल्फर 8 है गई, ऑक्टा एटमिक हो गई, है ना, 8 एटम एक मॉलिक्यूल में। ओके, ऑक्टा एटमिक। गॉट इट? ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को दिमाग में रखना है। एमोनिया की एटमिसिटी क्या हो सकती है? सर 4। 4 होगी, 4 है एटम्स। ठीक है, चल आजा सबसे प्यारा सा कॉन्सेप्ट पे, मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, ध्यान से देखना है। मोल कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे बहुत क्वेश्चंस आएंगे, आपको अच्छे से पढ़ना है इसको। ओके, जो बेसिक्स है मोल कॉन्सेप्ट के वो आप जानते ही हो, बट फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एक मोल में कितना पार्टिकल्स होता है सबको मालूम है ना? यस सर। 0 to 2 into 10 to the power 23। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एवोगाड्रो नंबर। इसको हम लोग एवोगाड्रो नंबर भी बोलते हैं। ओके, एवोगाड्रो नंबर, जिसको डिनोट किया जाता है विद द लेटर Na। ओके, कहीं कहीं N0 भी लिख देता है, इसे N0 भी लिख देगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी एवोगाड्रो नंबर होता है, बट नॉर्मली Na, ए सबस्क्रिप्ट में नीचे लिखा है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स को मैं बोल रहा हूँ एक मोल, तो क्या ये सिर्फ एटम्स के लिए, आयंस के लिए, या मॉलिक्यूल्स के लिए, कि हर चीज के लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं? मतलब इतना सारा कुछ भी रहेगा उसके लिए ये एप्लीकेबल हो सकता है क्या? यस सर। हो सकता है बेटा, दिस इज अ कलेक्शन। ठीक है ना, ये कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ इतना सारा कुछ भी रहेगा, दैट इज 1 मोल। चाहे इतने सारे आप ऑरेंजेस ले लो, चाहे इतने सारे आपके पास कपड़े हैं तो बोल दो कि आपके पास 1 मोल कपड़े, इतने सारे आपके पास दोस्त हैं तो आप बोल सकते हो कि 1 मोल दोस्त है मेरे पास। ओके, जैसे कि देखो 12 का मतलब सिर्फ 1 दर्जन केला थोड़े होता है, 1 दर्जन कुछ भी हो सकता है, 1 दर्जन पेन हो सकता है, 1 दर्जन बच्चे हो सकते हैं। उसी प्रकार 1 मोल का मतलब होता है 6.022 into 10 to the power 23 के ग्रुप्स को बोला जाता है, बट नॉर्मली केमिस्ट्री में एटम, आयन या मॉलिक्यूल के लिए प्रयोग होगा। चलो, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आप सभी जानते हो, गिवन मास बाय मोलर मास। ओके, ये दिमाग में रहेगा ना, गिवन मास बाय मोलर मास। कुछ मास बोलेगा उसका कितना नंबर ऑफ मोल है वो निकालिए।
तो आपको क्या करना, ऊपर में उसका कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन मास डिवाइडेड बाय उसकी मॉलिक्यूलर मास को लिख देना। ठीक है, समझ गए, जिसको हम लोग मोलर मास बोलेंगे। मोलर मास क्या होता है मैं थोड़ा देर में बताऊंगा आप लोगों को। गॉट इट? चलिए, नंबर ऑफ मोल्स का एक और फॉर्मूला होता है वॉल्यूम एट एसटीपी, एनटीपी मतलब वॉल्यूम एट एसटीपी। एसटीपी कंडीशन होता है मतलब 0 डिग्री सेल्सियस 1 बार प्रेशर, उसको हम लोग एसटीपी बोलते हैं, डिवाइडेड बाय 22.4 डेसीमीटर क्यूब या 22.4 लीटर बोलो। नंबर ऑफ मोल्स का एक और फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रो नंबर। तो ये आप लोग जूनियर क्लास में पढ़ के आते हो। ओके, तो चलिए इस फॉर्मूला को मैं एक बार शॉर्ट में लिख देता हूं आप लोगों के लिए। नंबर ऑफ मोल्स को एन अक्षर से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। मोलर मास मतलब वही एक मॉलिक्यूल है जो उसका मास को जोड़ो और ग्राम में हम लोग एक्चुअली लिखते हैं, ठीक है ना। गिवन मास बाय मोलर मास, मोलर मास पूरे मॉलिक्यूल की मास को ऐड करना, ठीक है, विच इज इक्वल टू number of particles by Avogadro number, okay, which is equal to volume at STP divided by 22.4 liters. okay, देखो ये मोल का फॉर्मूला है, तीनों मोल का फॉर्मूला है। मोल गिवन मास बाय मोलर मास which is equal to Avogadro given number of particles by Avogadro number which is equal to volume at STP by 22.4 liters. okay, तीनों मोल का फॉर्मूला है, ये भी मोल का फॉर्मूला है, दूसरा भी मोल का फॉर्मूला है, तीसरा भी मोल का ही फॉर्मूला है। अब क्या है, एग्जाम में कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको गिवन मास दे देगा और बोलेगा कि निकालो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो मास दे देगा, उस सब्सटेंस का मोलर मास निकाल लेना, इनटू Na कर लेना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकल जाएगा। तो इस फॉर्मूला को हम लोग कभी भी रिलेट कर सकते हैं एक दूसरे से। ओके, तो ये शॉर्ट में याद रखिएगा। ओके, गिवन मास बाय मोलर मास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगाड्रो नंबर या वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, ये तीनों मोल का ही फॉर्मूला। चलिए, अब आता है कि 1 मोल 6.022 into 10 to the power 23 ही क्यों होता है और कुछ क्यों नहीं होता है? क्या हम लोग इसको डिराइव कर सकते हैं कि एक मोल में इतना ही पार्टिकल्स क्यों होता है? सबसे पहले जान लो कि एक मोल का डेफिनेशन आईयूपीएसी ने क्या दिया है। आईयूपीएसी ने एक मोल को बोला है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। ओके, मतलब कार्बन 12 एटम्स लो, उसका आपको कितना लेना है, 12 ग्राम लेना है। ओके, कार्बन 12 एटम का आपको कितना लेना है, 12 ग्राम लेना है, और उसमें जितने सारे एटम्स हैं उसको हम लोग बोलेंगे 1 मोल। ओके, 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में जितने सारे एटम्स होंगे उसको हम लोग बोलेंगे 1 मोल। बट हमें ये कैसे पता चला कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में इतने एटम्स होंगे भैया? ये हमें कैसे पता चला कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में इतने एटम्स होंगे? चलिए देखते हैं आईयूपीएसी ने ये कैसे पता किया। देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स जिससे कार्बन 12 के एक एटम का मास को पता किया गया था। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी ऐसे टेक्निक होती है जिससे मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम पता किया गया। एक कार्बन 12 एटम का मास पता किया गया तो वो आया था 1.9926 into 10 to the power -23 ग्राम। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी ये सब टेक्निक होती है जिससे एटम जैसे छोटे चीजों का मास पता किया जाता है। तो एज पर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी जो टेक्निक है
उससे एक कार्बन 12 एटम का मास पता किया गया, दैट इज 1.9926 into 10 to the power minus 23 ग्राम। अब ये जैसे ही पता चल गया, आपको ये भी पता चल जाएगा। कैसे पता चला देखते हैं। एक सिंपल सा मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ओके, तब आप इसका जवाब दे दोगे। मान लो आपके पास एक एप्पल है और एक एप्पल का वजन है 2 kg और आपको दिया मैंने 50 kg एप्पल। तो बच्चे नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हैं आपके पास? 25। आपने क्या किया? टोटल वेट डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 एप्पल। बस वही तो मैं करूंगा। नंबर ऑफ एप्पल्स निकालने के लिए मैंने क्या किया था, या मैं बोलता हूं नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? टोटल मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 एटम, ठीक है ना। अब देखिए IUPAC ने क्या डिफाइन किया था, जितने सारे पार्टिकल्स 12 ग्राम में रहेंगे। तो टोटल मास हो गया 12 ग्राम बालक लोग, और एक एटम का मास कितना आया? 1.9926 into 10 to the power minus 23 ग्राम। 20 to the power minus 23 ग्राम। यदि ग्राम ग्राम काट भी दे और 1.9926 को आप 2 मान लो, 1.99 को हम 2 मान सकते हैं, 2 से 12 कटेगा तो 6 आता है, और 10 to the power minus 23 ऊपर जाएगा तो 10 to the power 23 होता है। बट एग्जैक्ट कैलकुलेशन करोगे तो ये आती है 6.022। ओके, तो ये तो हो गई। 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में इतने पार्टिकल्स हैं, इसी को तो बोला गया 1 मोल। समझ गए? ये डेरिवेशन वैसे कोई काम का नहीं है, बट आपको दिमाग में रहना चाहिए। ये चीज दिमाग से स्लिप कर जाता है कि कैसे आया होगा 1 मोल में इतना पार्टिकल्स। आसान समझ आ गया ना सबको? यस। चलिए, तो 1 मोल में इतने पार्टिकल्स कैसे होंगे ये आपको पता चल गया। 1 मोल का मतलब IUPAC ने बोला 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में कितने पार्टिकल्स। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं एक डेफिनेशन के ओर, दैट इज मोलर मास। मोलर मास का मतलब होता है बेटा मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस ओके। 1 मोल का मास, कोई भी चीज के 1 मोल का मास को हम लोग बोलते हैं मोलर मास। अब मोलर मास निकालना बड़ा आसान तरीका है, बड़ा भयंकर कैलकुलेशन था। 1 मोल का कोई भी चीज का मास निकालना तो बड़ा आसान तरीका है। अच्छा चलो बच्चों मुझे बता दो, H2O का मैं एक मॉलिक्यूल लेता हूं तो उसका कितना मास होता है? 18U। तो आपको मालूम है क्या करना है? यदि सिर्फ आप 18U को U हटा के ग्राम कर दो तो ये 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल का मास आ जाता है। U को हटाओ और ग्राम करो, 1 मोल का मास हो जाएगा, मतलब 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का ये मास। जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड के 1 का कितना मास होता है? अभी कैलकुलेट किए थे, कितना होता है? 98। तो 1 मोल H2SO4 का कितना मास होगा मालूम है? 98 ग्राम। बस ग्राम बैठा देनी है आपको, हो गया, 1 मोल का मास निकल गया। तो मोलर मास वही होता है, अभी जो थोड़ा देर पहले ये सब फॉर्मूला डिस्कस किए थे हम लोग, डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो वही करना है आपको, ग्राम में लिख देना, क्योंकि किसी का वेट नॉर्मली ग्राम में दिया जाएगा। समझ गए सर? हाँ बोलो बेटा। सर यहाँ पे एक एटम मतलब एक मॉलिक्यूल ऑफ H2 का 18 ग्राम है, तो सर 1 मोल का तो सर 18 into 6.022 into 10 to the power 23 होता ना सर? हाँ
तो 1 U कितना होता था आपको मालूम नहीं है? ग्राम में हम लोगों ने कितना लिखा था? 1.9926 into 10 to the power minus 23। यस सर। समझ गए? U और ग्राम सेम थोड़ी ही होता है। ओके, यस सर। समझ गए? तो चलो बता दो, HNO3 के एक एटम का मास देखते हैं, किसको याद है? कितना कितना? 63 U। तो एक मोल का कितना हो जाएगा? 63 ग्राम। 63 ग्राम। बस बल्ले बल्ले हो गए। मतलब एक का मास मालूम है तो 6.022 into 10 to the power 23 का मालूम चल गया आराम से। तो मोलर मास, एक मोल किसी भी का है उसका कितना मास होगा। मोलर वॉल्यूम देखो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय वन मोल ऑफ एनी गैस, कोई भी आप गैस ले लो, एट STP is 22.4 लीटर। ओके, जिसको आप बोल सकते हो 22.4 डेसीमीटर क्यूब, जिसको आप बोल सकते हो 22,400 सेंटीमीटर क्यूब, जिसको आप बोल सकते हो 22,400 मिलीलीटर। ओके, 1 लीटर 1000 मिलीलीटर। ओके, तो ये सारे यूनिट्स सेम है। तो ये दिमाग में रखना है आप लोगों को कि कोई भी गैस आप ले लो बेटा, कोई भी गैस ले लो, ओके, STP पे मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस और 1 बार प्रेशर। 0 डिग्री सेल्सियस और 1 बार प्रेशर में किसी भी गैस का एक मोल लो तो वो गैस ऑक्युपाई करेगा 22.4 लीटर। ओके, गॉट इट? ये फिक्स्ड होता है। आप एक मोल ऑक्सीजन लो STP पे 22.4, एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड लो STP पे 22.4, एक मोल एमोनिया लो STP पे 22.4। यूनिट कन्वर्सन याद रखिएगा, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब which is equal to 1000 सेंटीमीटर क्यूब which is equal to कितना मिलीलीटर। ओके, दिमाग में रखिएगा। समझ गए? यस सर। चलो एक क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। मतलब क्वेश्चन क्या है, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए एक चीज है। मोलर वॉल्यूम का हम बात करेंगे, ठीक है ना? और मान लो एक पल के लिए मैं पूछ रहा हूं मोलर मास। सबसे पहले चलो मोलर मास बताओ मुझे। PH3 मतलब फॉस्फीन गैस 34 ग्राम। 34 ग्राम। मोलर मास मतलब कितने का मास पूछा गया? 5 मोल का? 1 मोल का सर। 1 मोल का। मोलर मास होता है 1 मोल का मास। तो आपको क्या करना है, फास्फोरस की 31 होती है और हाइड्रोजन की 3 होती है। तो ऐड करोगे तो 34 U आएगा एक का, बट ग्राम कर देंगे तो आ जाएगा 1 मोल का। कार्बन डाइऑक्साइड का सर 44 ग्राम। यस, कार्बन का हो गया 12 और एक ऑक्सीजन की होती है 16 2 जा 32 44। कैल्शियम फ्लोराइड का सर 76 ग्राम। 78 होगा। 40, ओके, 40 कैल्शियम की 40। फ्लोरीन का 19 होता है। और सर हम 18 ले लिए। नहीं 19 होगा। फ्लोरीन का 19 होता है। 19 2 जा 38। अच्छा, एटॉमिक मास नहीं याद है क्या आप लोगों को? बता दूं क्या एक तरीका याद रखने का? यस सर। एक तरीका बता देता हूँ, सिंपल वाला लोग का याद हो जाएगा। 40 + 38 78 ग्राम, ठीक है ना? अब मान लो एक पल के लिए 1 मोल ये लिए, ठीक है ना? मान लो ये भी 1 ही मोल लिए, ये भी 1 ही मोल लिए। वॉल्यूम एट STP PH3 का कितना होगा? गैस 22.4 लीटर। हाँ गैस है तो 22.4। कार्बन डाइऑक्साइड भी 22.4 लीटर। सॉलिड है, कैल्शियम फ्लोराइड तो एक सॉलिड होता है तो इसके लिए नहीं डिफाइन होगा ये चीज।
ओके, गैस के लिए वॉल्यूम डिफाइन हो रही है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हाँ, pH3 के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 6.022 into Na मॉलिक्यूल्स होंगे, मतलब 6.022 into 10⁻23। कार्बन डाइऑक्साइड के सर Na मॉलिक्यूल्स। कैल्शियम फ्लोराइड के Na Na मॉलिक्यूल। चलो, अब नंबर ऑफ एटम्स पूछा जाएगा आपसे फास्फोरस। फास्फोरस का नंबर ऑफ एटम्स पूछा गया। देखो 4 phosphorus का 1 एक मॉलिक्यूल में, ध्यान से देखो, एक मॉलिक्यूल में फास्फोरस होता है एक, तो एक मोल में फास्फोरस का कितना हो जाएगा? Na मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? 3 Na into Na 3 Na, ठीक है ना? कार्बन का कितना होगा? एक मोल दिया हुआ है। Na ऑक्सीजन का 2 Na कैल्शियम आयन का होगा, यहाँ पे कैल्शियम आयन का, Na ठीक है, Na। और फ्लोराइड आयन का Na, मैं सोडियम लिख दिया, ठीक है ना? 2 Na समझ गए ना? बहुत सिंपल है ना? तो ये दिमाग में रखना है। ओके, एक सिंपल ट्रिक बता दे रहा हूँ कि आप लोगों को एटॉमिक मास याद रहेगा। होप आप लोगों को मालूम होना चाहिए, बट क्यों नहीं मालूम है आई डोंट नो। चलिए एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा स्क्रीन में थोड़ा ज्यादा साइन है, मैं ब्लैक स्क्रीन लेता हूँ, ठीक है? देखो ये ध्यान देना, देखिएगा बच्चों, ये मतलब सबका तो नहीं चलेगा, बट जितना आपको जरूरत होता वो याद हो जाएगी। 20 तक तो आराम से ये वाला नियम चलता है। ओके, बाकी वाला जो दिया रहेगा उसको तो आपको दिया रहेगा एग्जाम में नॉर्मली, बट नॉर्मली जो मालूम रहना चाहिए। देखो इवन एटॉमिक नंबर है, ध्यान से सुनना, इवन एटॉमिक नंबर है। यदि भी कोई भी चीज का इवन एटॉमिक नंबर है तो उसका एटॉमिक मास जो होता है ना, दुगना होता है एटॉमिक नंबर का, ठीक है ना? दुगना होता है एटॉमिक नंबर का। बस एक्सेप्शन जो आपको मिलेगा दो, एक आपको मिलेगी बेरिलियम जिसका 4 है और 9 हो जाता है, और आपको एक एक्सेप्शन मिलेगा आर्गन जो 18 है और 40 हो जाता है। नहीं तो बाकी सब आप कोई भी ले लो। देखो हीलियम है, एटॉमिक नंबर 2 है तो दुगना 4, ठीक है ना? कार्बन है 6 है तो दुगना है 12, ठीक है ना? ऑक्सीजन 8 है तो दुगना है 16, कैल्शियम 20 है तो दुगना है 40, सल्फर 16 है तो दुगना है 32, ठीक है? तो इस तरह आप लोगों को मालूम चल जाएगा इवन वाले का। बट दो एक्सेप्शन है, एक बेरिलियम और आर्गन। ऑड एटॉमिक नंबर, जिसका ऑड एटॉमिक नंबर रहता है, ऑड एटॉमिक नंबर रहेगा तो उसका मास होता है ट्वाइस ऑफ Z+1। इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। एक एक्सेप्शन है हाइड्रोजन, देखो 1 है तो ऑड है तो 1 ही। दूसरा एक्सेप्शन है आपका नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 7 है तो 14। बाकी सब केस में लागू होगा। देखो लिथियम है तो 3 है ना, ऑड है तो 3 2 जा 6 + 1 7, ठीक है ना? बोरोन 5 है तो 11 है, ठीक है ना? फ्लोरीन 9 है तो 19 है, सोडियम 11 है तो 23 है। ओके, समझ गए? तो इस तरह याद रखना है। पोटासियम 19 है तो 39 है। इस तरह आप थोड़ा दिमाग में रख सकते हो। क्लियर बेटा, रहेगा ना दिमाग में? चलिए, यस सर। सिंपल सा ट्रिक है, सबको मालूम होगा। चल आ जा क्वेश्चन पे। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है जो आपके बेसिक फंडा को पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में हम लोग चलेंगे। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हर एक आयन इन 1 मोल ऑफ लिथियम ब्रोमाइड। 1 मोल लिथियम ब्रोमाइड दिया हुआ, तो पहले आपको लिथियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला तो मालूम होना चाहिए।
क्या होगा लिथियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला? जल्दी क्या होगा? नहीं मालूम लिथियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला? LiBr LiBr, ठीक है ना। आपको बोला गया है कि 1 मोल दिया गया है LiBr, ठीक है। अब उसमें पूछा है कि हर एक आयन कितना मोल होगा। बेटा ये वाला 1 मोल है यदि आपका, तो लिथियम आयन भी तो 1 ही मोल होगा, ब्रोमाइड आयन भी तो 1 ही मोल होगा। फेरिक सल्फेट दिया हुआ है 1 मोल, हर एक आयन पूछा गया है कितना मोल है। जल्दी से फेरिक सल्फेट का क्या फॉर्मूला होता है? Fe2SO4 3। वेरी गुड वेरी गुड, Fe2SO4 होल थ्राइस। तो आयरन कितनी है? Fe कौन कितना प्लस? 3 प्लस और SO4 2 माइनस। बट आप देख रहे हो कि यहाँ पे आप देखो कि आयरन कितनी है? 2 है, और सल्फेट आयन कितनी है? 3। तो आप यदि FeSO4 होल थ्राइस का 1 मोल लेते हो तो आयरन का कितना होगा? 2 मोल। सल्फेट आयन के 3 मोल। Each constituent in 1 mole of ethanol. इथानॉल का फॉर्मूला मालूम है? C2H5OH। 10th में पढ़े हो आप लोग? यस। कितना है देखो कैसे बना है? 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन। यदि ये वाला 1 मोल है तो कार्बन कितना मोल है? 2 मोल। हाइड्रोजन कितना मोल है? 6 मोल। ऑक्सीजन 1 कितना मोल। ये वाला ऑक्सीजन है, ठीक है ना। Got it? तो ये सिंपल तो आप लोग के दिमाग में क्लियर हो गया होगा। चलो अब फटाफट मुझे बता दो 72 ग्राम ऑफ वाटर में कितने मोल्स होंगे? सिंपल क्वेश्चन। सर 4 मोल। यस, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, गिवन मास बाय मोलर मास। वाटर का मोलर मास होता है 18 ग्राम, क्वेश्चन में दिया है 72 ग्राम। तो 72 ग्राम बट्टे 18 ग्राम तो आएगी बेटा 4 ग्राम ना। 18 4 जा 72। 22 ग्राम ऑफ सर वहाँ पे कार्बन, मोल होगा ना सर? 4 मोल ना? आई एम सॉरी 4 मोल से, ठीक है। 22 ग्राम ऑफ कार्बन सर डाइऑक्साइड, हाफ मोल। 0.5। 22 कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 44 ग्राम। तो 22 ग्राम और 44 ग्राम कटेगा तो 0.5 मोल, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ ब्लू सर विट्रॉल, 5 मोल। 5 मोल, यस। कॉपर सल्फेट डॉट 5 5H2O। 1 मॉलिक्यूल में 5 होगा तो 1 मोल मॉलिक्यूल में 5 मोल वाटर होगा, है ना। समझ गए? आ जाओ, क्या ऑप्शन होगा इसका? मॉलिक्यूलर मास इज डिफाइंड एज क्या होता है? C। हाँ सी सर। सी, Yes Yes, sir। sir। C for cat। पक्का? Yes sir। यस सर। और कोई बच्चा कुछ और आंसर देना चाहता है? सर बी। सर तो नन होगा सर। बी, सर नन। डी। डी होगा बेटा। देखो एक्चुअली क्या बोल रहा है, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ एनी सब्सटेंस कंपेयर्ड विद द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 नहीं होता है, कंपेयर्ड टू 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 होता है। एक एटम से थोड़े 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम के उतना गुना होगा वो, है ना। नन जाएगा इसका ऑप्शन। हाइड्रोजन को IUPAC ने नेग्लेक्ट कर दिया है तो उसको आप नहीं ले सकते हो। एक्चुअली ऑक्सीजन को सेलेक्ट किया गया था
हाइड्रोजन को बहुत पहले ही रोक दिया गया तो वो ऑप्शन को आप नहीं ले सकते, तो नन मार हो गया। चलिए, 1 लीटर ऑक्सीजन गैस एसटीपी पे दिया गया है, उसका वजन कितना होगा? 22.4। -1। मालूम है ना, रॉन्ग आंसर देने पे -1 आता है, राइट आंसर देने पे +4 आता है। सर 1.43। 1.43। किस बच्चे ने आंसर दिया? सर कुणाल। वेरी गुड। बेटा आपसे 1 लीटर ऑक्सीजन का पूछा गया है, आपने ये पढ़ा है कि 22.4 लीटर कितना ऑक्युपाई करता है? 1 मोल ऑक्युपाई करती है। 1 मोल ऑक्सीजन लोगे तो 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है एसटीपी पे। ओके, एसटीपी पे मतलब बोलने का क्या है, 22.4 लीटर 1 मोल ऑक्सीजन मतलब क्या? 1 मोल ऑक्सीजन क्या? 32 ग्राम। 22.4 लीटर 32 ग्राम ऑक्युपाई करता है ना? तो 1 लीटर का कितना मास होगा? 32 डिवाइडेड बाय 22.4 है ना, तो 1.43 आएगी आपकी आंसर। 22.4 लीटर मतलब 1 मोल कितना? 32 ग्राम। ऑक्सीजन 16 टू 32, तो 1 लीटर कितना ग्राम होगा? 32 डिवाइडेड बाय 22.4। कोई दिक्कत नहीं ना? चलो इस क्वेश्चन का मैं ऑप्शन लिख देता हूं आप लोगों को। ट्रिकी क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि मैक्सिमम बच्चे इसका गलत आंसर देंगे। मालूम सबको होगा, बट आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको फंसा सकता है। सर ए। सर सी। सर ए। ए, सर सी। डी, सर सी। सी फॉर केमिस्ट्री। सी फॉर केमिस्ट्री। यस। गलत। देखो क्वेश्चन काफी ट्रिकी है, बहुत सिंपल है। पहला का देखो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 14 ग्राम नाइट्रोजन गैस। अरे बालक, 14 ग्राम नाइट्रोजन गैस पूछा गया है, तो आप फॉर्मूला जानते हो, आपको मालूम है, ये वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है ना? ओके, तो गिवन मास है आपका 14, मोलर मास नाइट्रोजन गैस का होगा 28, है ना? 28 होगी ना, 28 ग्राम, और इंटू Na कर दोगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकल जाएगा। तो 14 1 जा 14 2 जा, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ गई Na/2। ओके, गॉट इट। और आप सिंपल दिमाग भी लगा सकते हो कि 28 ग्राम है तो उसका आधा है 14 ग्राम, तो 28 ग्राम Na ऑक्युपाई कर रहा है तो 14 ग्राम Na/2 ही ऑक्युपाई करेगा। तो स्टार्टिंग के दिनों में तो कैलकुलेशन थोड़ा दिमाग लगा के कर लो, फिर तो स्पीड करना ही कहानी। टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 18 ग्राम वाटर। अब ये वाला फंसा दिया है। देखो 18 ग्राम वाटर मतलब 1 मोल वाटर, है ना? 18 ग्राम मतलब क्या हुआ? 1 मोल हुआ ना। मोलर मास वाटर का यही है, H2O 16 2 18, 1 मोल वाटर दिया हुआ है। तो 1 मोल वाटर में जनता जानता है कि उसमें Na मॉलिक्यूल्स होंगे, 1 मोल ही मॉलिक्यूल्स होंगे। दुनिया जानता है उसमें 1 ही मोल मॉलिक्यूल्स होंगे। पर बेटा आपसे क्वेश्चन कहाँ खेल गया? आपसे पूछा नंबर ऑफ एटम्स। एक्चुअली वाटर के 1 मॉलिक्यूल में 3 एटम होते हैं सब मिला के, ऑक्सीजन के 1, हाइड्रोजन के 2, तो 3 Na मॉलिक्यूल्स होंगे, सॉरी 3 Na एटम्स होंगे। एटम्स ना पूछा है आपसे यार, समझ गए? 3 Na एटम्स होंगे,
क्योंकि वाटर के एक मॉलिक्यूल में 3 एटम। नंबर ऑफ क्लोराइड आयन इन 111 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। अब कैल्शियम क्लोराइड का यदि मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो 40 प्लस 71 111 ही होता है। मतलब कैल्शियम क्लोराइड 1 मोल ही लिया गया है, तो 1 मोल में Ca2 प्लस और 2 Cl माइनस, मतलब कैल्शियम आयन 1 मोल रहेगी, क्लोराइड आयन 2 मोल रहेगी, मतलब 2 Na आयन रहेंगे। तो 1 इज द राइट आंसर। समझ आ गया बच्चों? कोई दिक्कत आप लोगों को? सिंपल क्वेश्चन था बट थोड़ा सा। सर 2 नंबर वाला एक्सप्लेन करिए ना सर। सेकंड वाला, यस सर। टोटल नंबर ऑफ एटम इन 18 ग्राम वाटर। 18 ग्राम कितना होता है वाटर का? 1 मोल होता है। यस सर। 1 मोल में कितना मॉलिक्यूल्स होना चाहिए? 3 Na मॉलिक्यूल्स ना। ओ एन मॉलिक्यूल। वाटर के 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स होना चाहिए। बट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया? एटम पूछा गया है। तो वाटर का एक मॉलिक्यूल में कितना एटम होता है? 3। तो इतना मॉलिक्यूल में कितना एटम होगा? 3 गुना एटम होगा। कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। अरे सिंपल है, मतलब एक मॉलिक्यूल में मानो 2 एटम है, तो 10 मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे? 2 into 10 है ना? वही तो चीज किया मैंने। चल क्वेश्चन बना, इसका आंसर बताओ फटाफट। How many moles of sodium hydroxide are present in 116 ग्राम 160 ग्राम ऑफ इट? क्या होगा सर? 4 मोल। number of moles is equal to given mass by molar mass sodium hydroxide। सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना होता है? सोडियम 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1। ले दे के 40 से तो आया यार। तो इससे आसान क्वेश्चन कहाँ जगत में मिलेगा आपको? बाकी बच्चे आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं? 4 होगा। चलो मैं आप बच्चों का नाम लेके आंसर पूछूंगा। देना है ना बेटा, सिंपल सा है। मैं पार्टिसिपेंट देख लेता हूँ थोड़ा, जो भी है। बाकी सबको आंसर देने हैं स्टूडेंट्स, आप लोग जो भी हैं। ये अगस्त्या हो गया, ईशान हो गए, कुणाल, मयंक, प्रिया, रोहित, श्रेया, स्तुति, सुरभिदीप, बेटा ये सब आप लोग आंसर दो प्लीज, ठीक है ना? चलिए जो भी, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से बताइएगा। हाउ मेनी, व्हाट इज द मास ऑफ 2.5 मोल्स ऑफ स्लेक्ट लाइम? स्लेक्ट लाइम का 2.5 मोल्स लिया गया, उसका मास पूछा गया। जल्दी से। स्लेक्ट लाइम का क्या फॉर्मूला होता है पहले तो बता दो। ये स्लेक्ट लाइम का फॉर्मूला CaOH होल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस। अब से इसका 2.5 मोल का मास पूछा गया। तो आपको गिवन मोल्स का फॉर्मूला मालूम है ना यार? सर गिवन 185 ग्राम। बाय मोलर मास किसने बताया? वेरी गुड सर कुणाल। देखो 2.5 मोल्स दिया हुआ है। मॉलिक्यूलर मास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निकालोगे तो कितना होगा? 40 प्लस 34 74 है ना? गिवन मास ऑफ स्लेक्ट लाइम निकल जाएगा, तो ये आ जाएगी 185 ग्राम के आसपास, है ना? तो दिक्कत है ना? ये देखो 40, 16 और 1 17, 17 2 34, तो 74 होती 185 ग्राम। सिंपल क्वेश्चन था। चलो ये अच्छा क्वेश्चन, इसका जवाब जो देगा, मतलब एकदम मुझे करेक्ट आंसर चाहिए। करेक्ट आंसर चाहिए मुझे। एक एटम ऑफ ऑक्सीजन का मास, एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का मास। कैलकुलेट करो बेटा, पेंसिल चलाओ, क्योंकि अभी मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको ग्रिप लाना चाहता हूँ सब्जेक्ट पे। पहले टॉपिक पे ग्रिप आ जाए ना, तो फिर तो आपको इससे काफी धुरंधर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में।
कैलकुलेट मास ऑफ एक एटम ऑफ ऑक्सीजन और एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। जल्दी से। एनीबॉडी, किसी का आंसर आया? सर 16U and 32U। मुझे मालूम था यू में आंसर आ जाएगा, मुझे ग्राम में चाहिए। आई वांट इन ग्राम। ग्राम में आंसर चाहिए। क्या होगा? एक एटम ऑफ ऑक्सीजन, एक बेटा सिंपल है ना, आप यूनिटरी मेथड पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स का कितना मास होगा? जल्दी बताओ। सोडियम के इतने एटम्स लेंगे तो कितना मास होगा? 16 ग्राम। कितना? 16 ग्राम सर। यस। ऑक्सीजन का एक एटम का 16 यू होता है, तो एक मोल ऑक्सीजन का 16 ग्राम होगा। ठीक है ना? तो आपसे एक एटम का पूछा गया है, तो एक एटम का यदि पूछा गया है आपसे, तो आप क्या करोगे? 16 डिवाइडेड बाय 6.022 into 10 to the power 23। कैलकुलेशन करने के लिए आपको बताया गया है, उस दिन हम लोग जब लोगों के साथ बातचीत कर रहे थे तो अप्रोक्सीमेशन में कैलकुलेशन किए जाते हैं। आप 6.022 को 6 से मान के कैलकुलेट करो ना यार, क्या फर्क पड़ता है? 6 2 जा 12 है ना, कितना हो जाएगा? 40, 6 6 जा 36, तो 2.6 into 10 to the power -23 ग्राम। एग्जाम में ऑप्शन होगा तो 2.67 होगा, 2.68 होगा, 2.63 होगा, तो ऐसे हो सकता है, क्या फर्क पड़ता है? दूसरा ऑप्शन तो बहुत दूर होगा। समझ गए? तो आप 6.022 दिखाने के लिए लिख लो स्कूल एग्जामिनेशन में भी, बट कैलकुलेट करो 6 से मान के ना, क्या फर्क पड़ता है? 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, जल्दी बताए सब। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन सर 5.3 into 10 to the power -23 ग्राम। कितना? सर 5.3 into 10 to the power -23 ग्राम। यस, वेरी गुड वेरी गुड। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? 6.022 का हो जाएगा कितना? 32 ग्राम। 32 ग्राम। ठीक है ना? तो 32/6 कर लो, तो 6 5 जा 30 होता है ना? 2 0 बच गया तो 6 5.3। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? ये वाला हो जाएगा मॉलिक्यूल्स और ये वाला हो जाएगा 1 मॉलिक्यूल। नहीं आसान। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ सकता है। मैं 4 ऑप्शन दे देता हूँ। तो देखो, क्वेश्चन बनाने से पहले स्ट्रेटेजी तैयार करना पड़ता है। बेटे देखो, अभी तक मैंने जो आपको क्वेश्चन करवाया, आपको इस चैप्टर पे इंटरेस्ट लाने के लिए करवाया हूँ, क्योंकि आप पकड़ लो इसके, मतलब इसके रेलगाड़ी पे आ जाओ, फिर उसके बाद क्वेश्चन काफी अच्छे आते हैं, काफी अच्छे दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन आते हैं। पर पहले सीखो तो, इन कॉन्सेप्ट को पकड़ो तो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट पकड़ लिए आपने एक बार तो सारे क्वेश्चन इसके बना दो। चलो मैं ऑप्शन दे रहा हूं। देखो, क्वेश्चन बनाने से पहले स्ट्रेटेजी बनाना पड़ता है, सॉल्व करने से पहले 2 मिनट सोच, मतलब 2 मिनट नहीं मिलूंगा मैं, 10 सेकंड भी सोच लो कम से कम। अब 10 सेकंड सोच लोगे ना तो काफी है, क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाएगा। जल्दी से। सर आंसर बी है क्या? नहीं, सर सी। सी किसने दिया? सर कुणाल। कुणाल। कुणाल जोर से कहा नहीं बोलते यार, एकदम आवाज दबा के बोलते कुणाल। इतना प्यारा सा नाम है कुणाल। कुणाल बोलो, कुणाल। समझे?
लेट के पढ़ रहे हो क्या? सर कुणाल, बैठे ऐसे। नो सर, ऐसे लग के बैठे। नहीं आराम से एकदम, मतलब पढ़ाई अच्छा से पढ़ाई करो बैठ के। मैं मालूंगा, मैं तो आपको दिखाऊंगा मैं कैसे बैठता हूँ तो खुश हो जाओगे। मैं अभी भी मतलब पीढ़िया सुने हो कि नहीं आप लोग? यस सर। हाँ, मैं अभी भी पीढ़िया पे बैठ के पढ़ाता हूँ। कमर स्ट्रेट रहता है। ओके, सोफा में बैठोगे तो कमर लग जाएगा, मालूम है? एकदम मतलब फिजिकली फिट रहना है। यस देखिए, सर, इसमें आएगा सर। हाँ सी आएगा आंसर। चलो बता देता हूँ, देखो अब कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। देखो पहले पूछा गया आपसे कि 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए दिमाग तो यही लगाना होगा कि 1.6 ग्राम में कितने मीथेन के मॉलिक्यूल होंगे। कितने मीथेन के मॉलिक्यूल होंगे ये आपको पता करना पड़ेगा, क्योंकि आपको मालूम है कि एक मीथेन के मॉलिक्यूल में कितने होंगे? कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 4 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1.6 में कितने मीथेन के मॉलिक्यूल है ये पता कर लोगे तो इंटू 10 ही तो करना है फिर। तो आपको मालूम है एक फॉर्मूला क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। मोलर मास मीथेन का 16 ही होता है। ओके, 12 4 16, कार्बन का 12। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल गया, तो 1.6 कितना होगा? 1/10, है ना? तो आ जाएगा Na/10। तो Na/10 मॉलिक्यूल्स पढ़े हुए हैं बालक लोग 1.6 ग्राम में। एक मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। ओके, 10 10 कट गया तो कितने हो जाएंगे? Na नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो दिक्कत नहीं ना? समझ आया कि नहीं? अब ये सब क्वेश्चन में आप थोड़ा दिमाग लगाओ। देखो फार्मूला तो अपनी जगह है, फॉर्मूला बताया जाता है कि चीजों को फास्ट किया जाए, बट दिमाग जब उस फॉर्मूला को समझ लेता है तो दिमाग फट से उसको सॉल्व कर लेता है। बिना फॉर्मूला उर्मूला लगाए इस क्वेश्चन को बनाओ। Calculate the number of molecules in 11.2 liter of sulfur dioxide at STP. At STP. आप यदि दिमाग लगाओगे ना तो आपको फॉर्मूला का कहाँ जरूरत है यहाँ। हाँ, फॉर्मूला लगा कर ही बनेगा, ऐसा बात नहीं, बट फॉर्मूला तो कॉन्सेप्ट पे आएगी। तो वो कॉन्सेप्ट को पकड़ो और फॉर्मूला तो इग्नोर हो जाती है किसी पॉइंट पे जाके। क्या आंसर होगा? कितने मॉलिक्यूल्स होंगे 11.2 लीटर सल्फर डाइऑक्साइड गैस में एसटीपी पे? हम मानते, देखो सर ये 3.011 into 10 to the power 23। हाँ, अब ठीक है ना, उतने तो आप बोल दिए, मैं मान लिया। तो आपने क्या किया होगा? आपने मोल का फॉर्मूला लगाया होगा, है ना? आपने ये नहीं सर, सर यूनिटरी मेथड से सर। हाँ, यूनिटरी मेथड से। बहुत बच्चे ये किए होंगे, N/Na मोल का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रो नंबर, वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4। ये भी मोल का फॉर्मूला होता है ना? गिवन मास बाय मोलर मास, ये 3 मोल का फॉर्मूला होता है। तो आपने इन दो का रिलेशन बैठा दिया होगा बहुत हद तक। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने के लिए आपने क्या किया होगा? वॉल्यूम दिया हुआ 11.2 डिवाइडेड बाय 22.4 इंटू Na कर दिया होगा। तो वही Na/2 आया, तो 3.011 बोल रहे हो आप। बट बच्चों थोड़ा सा दिमाग लगाओ। आपके क्वेश्चन इस स्टैंडर्ड पे सेट होंगे ना कि आपके दिमाग उसको कैलकुलेट कर लेगी। अरे बच्चा, 22.4 लीटर सल्फर डाइऑक्साइड का लोग, तो उसमें कितना मॉलिक्यूल्स होगा बोलाओ तो? Na होगा। यस सर। अब 22.4 का ये तो आधा है ना? यस सर। तो आधा है तो कितना होगा? Na/2। 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक इसी प्रकार कोशिश करो, ये तो क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा।
चलो ये क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाना चाहिए बेटा, प्लीज आप लोग बोलो। अगस्त्या है, श्रेया है, मेनी पीपल्स आर देयर, जल्दी से नाम लिया, आंसर बताओ। सर 111 ग्राम। हट, एडिशन भूल गया का? पूछा है कैलकुलेट वेट, आपको वेट निकालने बोला गया है, एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इसका मतलब आपको क्या बोला गया है, एवोगाड्रो नंबर कितना होता है? 1 1 मोल मोल। होता है। एवोगाड्रो नंबर क्या होता है? 1 मोल होता है। तो 1 मोल का आपको निकालने बोला गया वेट। 1 मोल किसका? कैल्शियम कार्बोनेट। सर सर 100 100 ग्राम सर। 100 ग्राम में। अरे कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास है तो निकालना है। कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास निकाल लिए, वही तो 1 मोल का मास हो गया। तो यस पहले सर। आप 1 मॉलिक्यूल का मास निकालो, 40 प्लस 12 प्लस 48 100 आती है, 100 यू आती है 1 मॉलिक्यूल की, 100 ग्राम आएगी 1 मोल की। तो वेट तो 1 मोल का पूछा गया है। चलो ये भी क्वेश्चन आप कोशिश कर सकते हो दिमाग में बनाने का, ये भी क्वेश्चन आप दिमाग में बना सकते हो, ना ही यूनिटरी मेथड ना ही फॉर्मूला, बट कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन बन जाएगी। बट आप चाहो तो पेन कलम चला लो, बट ये क्वेश्चन दिमाग में ऐसे ही बन जाएगा। सर 448 लीटर। गलत, गलत जवाब। अच्छा सुनो, आप लोग बच्चों को एक बात बोल देता हूँ, आप लोग 7-15 में जी जीतेंगे में आते हो कि नहीं आते हो जी? यस सर। 7-15 में आज मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पूरा रिवीजन करवाऊंगा, ठीक है ना? 7-15 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पूरा रिवीजन करवाऊंगा, तो आके उस लेक्चर को देख लेना, क्योंकि हो सकता है आप सर जब पढ़ोगे तो 896 ग्राम सर। कितना? 896 लीटर। नहीं रे, काहे ऐसा गड़बड़ कर रहा है तुम लोग? देखो पहले तो मैं चलो फॉर्मूला से आपको बता देता हूँ, फिर दिमाग लगाने से भी तुरंत बन जाएगा ये क्वेश्चन। वैसे आपको क्या बोला गया है, वॉल्यूम निकालने के लिए बोला गया है 20 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस का एसटीपी तेल। ओके, देखो आपको ये तो फॉर्मूला मालूम है ना यार, गिवन मास बाय मोलर मास, ये एक मोल का फॉर्मूला है। वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, ये भी मोल का फॉर्मूला है। तो दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। गिवन मास है 20 ग्राम, हाइड्रोजन गैस का मोलर मास कितना होता है? H2 2 ग्राम। तो वॉल्यूम एट एसटीपी बालक लोग नहीं निकल जाएगा? यस सर। कितना आएगा? सर 224 लीटर। अब इसको दिमाग में कैसे बनाना है? देखो दुनिया जहान जानता है कि 2 ग्राम में 1 मोल होगा, तो 20 ग्राम में कितना मोल होगा? 2 ग्राम का 1 मोल होता है, तो 20 ग्राम में कितना मोल होगा? 10 मोल होगा। 1 मोल कितना ऑक्युपाई करता है? 22.4 लीटर। तो 10 मोल कितना ऑक्युपाई करेगा? 224 लीटर। तो दिमाग में भी बना सकते हो ना, बनेगा कि नहीं? ठीक है, आप लोगों को मैं Yes, अभी sir. सोचने का तरीका बता रहा हूँ, सोचो, इस तरह से सोचो तब क्वेश्चन को बनाओ, ठीक है? समझ गए? देखो इस क्वेश्चन को भी आप कोशिश कर सकते हो, तो एक बार में बन जाएगा, तुरंत आंसर आ जाएगी, तुरंत आंसर आ जाएगी। कोई बताएगा क्या मुझे? सर सर 4 क्या? 4 4 नहीं, तो हाँ क्या जानवा से यार मत। क्या बोल रहा है? सर Na/4 और Na/2।
बहुत सही, बहुत सही। बाकी सब बच्चे क्या सो गया है जहां और सो गई दास्तां, यही हाल हो गया है क्या? देख बालक, फॉर्मूला से बना ले, नहीं पहले दिमाग चल रहा है ना तो फॉर्मूला लगा ले, जो तरीका बताया हूं वो लगा ले। बोला गया है कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 5.6 लीटर ऑफ मोनो एटमिक गैस। मोनो एटमिक गैस मतलब हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, ये सब नोबल गैस है जो मोनो एटमिक होते हैं। मतलब इसमें जितना मॉलिक्यूल होता है उतना ही एटम होता है। जितना मॉलिक्यूल होगा उतना ही एटम होगा, क्योंकि एटमिसिटी 1 होती है। तो नंबर ऑफ एटम पूछा हुआ है, तो देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगाड्रो नंबर इज इक्वल टू वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। मालूम है ना, वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइडेड 22.4 लीटर। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने बोला गया है, तो 5.6 लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर इनटू एवोगाड्रो नंबर। तो काटोगे तो 1/4 होगा, 5.6 इंटू 4 22.4 होता है। तो Na/4 आ गया, Na/4 मॉलिक्यूल्स आ गया। ओके, तो आपको मालूम है कि एटम्स और मॉलिक्यूल बराबर होंगे मोनो एटमिक गैस में, तो इसमें Na/4 एटम्स होगा। बट आपको मालूम है कि डाई एटमिक गैस में O2, H2, N2 में जितने मॉलिक्यूल्स होंगे, ओके, उसके एटम्स कितने होंगे? दुगना एटम्स होंगे, है ना। तो जितने मॉलिक्यूल्स हैं उनके दुगना एटम्स होंगे। ओके, जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उनके दुगना एटम्स होंगे। तो काटोगे तो Na/2 एटम्स होंगे। समझ आया? यस सर। सिंपल है ना। यस सर। ओके, तो ऐसे बनता है कहानी। ये वाला जवाब कौन देगा? कौन जवाब देगा ये वाला? और नेक्स्ट क्लास में थोड़ा मसल्स टाइट करके आना और दिमाग को एकदम जागृत करके आना, तभी मजा आएगा। ना तो ना बुझाएगा, पहले बोल देते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस के लेवल थोड़े ऊपर भाग जाएंगे और क्वेश्चन में तो कोई दम ही नहीं है, बस ये दिमाग लगानी है इन सब चीजों में। और ऐसे ही क्वेश्चन तो पूछेंगे आपसे एग्जाम में। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन 122 ग्राम ऑफ पोटासियम क्लोरेट। पोटासियम क्लोरेट का क्या फॉर्मूला होता है? KClO3। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, अंडरस्टूड। अब पूछा गया है कि 122.5 ग्राम ऑफ पोटासियम क्लोरेट में कितना एटम होगा हर एक एलिमेंट का। देखो KClO3 का यदि आप 1 मोल लेते हो, मान लो 1 मोल लेते हो, तो 1 पोटासियम, 1 क्लोरीन, 3 ऑक्सीजन। ओके, ये ऑक्सीजन सर Na एटम। और KClO3 का यदि आप 1 मोल का मोलर मास बात करोगे तो आप जोड़ोगे तो 122.5 ही ग्राम आता है। आपको मैंने याद भी करवाया है, आज ही याद करवाया है ना, बोला था याद करने। तो 1 मोल ये होगा तो भैया ये भी 1 मोल होगा, ये भी 1 मोल होगा, ये तो आपका 3 मोल होगा। मतलब इसमें Na एटम्स होंगे, इसके भी Na एटम्स होंगे, इसके 3 Na एटम्स होंगे। क्लियर? समझ गए? यस सर। चल आजा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, परसेंटेज कंपोजिशन। बताना तो जरूरत नहीं समझता हूँ, फिर भी सिलेबस का पार्ट है तो देख लो। इन सब परसेंटेज कंपोजिशन टॉपिक से क्वेश्चन बहुत कम ही डिजाइन होता है मेंस या एडवांस में आपका या नीट में। बट हाँ, इसके एप्लीकेशन पे बहुत क्वेश्चन आता है, मतलब दूसरे क्वेश्चंस में इस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन होता है। मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट मतलब किसी भी एलिमेंट का एक पर्टिकुलर कंपाउंड में कितना परसेंट है वो निकालना है। तो आपको क्या करना है,
उस एलिमेंट का मास डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100। सिंपल सा है, जैसे कि मान लो कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया गया, आपको बोला गया कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कितना मोल है निकाल, मतलब कार्बन का कितना परसेंट है मास निकालिए। तो परसेंट कार्बन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कार्बन का मास कितना हो गया 12 ग्राम है, ओके, मोलर मास ले लोगे तो इसका आता है 44 ग्राम, ओके, इंटू 100 कर दोगे तो परसेंट कार्बन निकल जाएगा। परसेंट ऑक्सीजन निकालना है तो कितना है 32 ग्राम। मोलर मास कितना है कंपाउंड का 44 होगा ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं ना, 12 प्लस 32, ठीक है ना, 44, ओके, इंटू 100। करेक्ट, तो इसको सॉल्व करोगे तो कुछ 27.27% आएगा, ये 72.73% आएगा। तो इससे क्या मतलब है, वो कैलकुलेशन पार्ट है, समझ गए। किसी भी परसेंट निकालना है किसी एलिमेंट का तो उसका कितना है मास है डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100। चलिए चलो बनाओ एक क्वेश्चन। कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया। यूरिया में परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन निकालना है। सर यूरिया का फॉर्मूला नहीं बताएंगे, अभी तो बताए थे तुम लोग क्लास के स्टार्ट में, आज बताए थे NH2C डबल बॉन्ड O NH2, ये यूरिया, ठीक है। चलो बताओ, इसका मास बताए थे, किसका ब्रेन इतना तेज है कि उसको याद है अभी तक, देखते हैं। सर 78 ग्राम। 60 ग्राम। ये आलो एडिशन सब्ट्रैक्शन भुला गया का, 2 नाइट्रोजन है तो 14 दूनी 28, 4 हाइड्रोजन है तो 28 4 32, 1 ऑक्सीजन है तो 32 और 16 48, और 1 कार्बन है तो 48 और 12 60। ओ सर हम CO2 लेके सर 44 जोड़ दिए इसका मिस्टेक। पहले जोड़ेगा 60 ग्राम है। चलो इसका मोलर मास 60 ग्राम आ गया। परसेंट नाइट्रोजन निकालना है, कितना होगा बच्चों, चलिए परसेंट नाइट्रोजन कितना होगा, 46.5। 28/60 into 100। 46.5। हाँ 46.67 या कुछ ऐसे आएगा आपका आंसर, ठीक है। कल कैलकुलेट कर सकते हो ना, कैसे कैलकुलेट करोगे, 28 हो गया नाइट्रोजन का, 28/60 इंटू 100, तो मतलब आपका आंसर जो भी होगा 50% के आसपास होगा। तो 28 को 30 मान लो तो क्या फर्क हो जाएगा, ओके। तो जो भी आंसर है 50 के आसपास ही आंसर है, राइट। तो आती है 46.67%। अब इतना मेरे पास भी एक्यूरेसी नहीं है कि मैंने इसको सॉल्व कर लिया, मैंने ये न्यूमेरिकल्स पहले भी करवाए हैं बच्चों को, तो मुझे ये याद है दिमाग में ये आंसर, ओके। इतना फास्ट तो कोई नहीं कर सकता कैलकुलेट, अप्रोक्सीमेशन चलती है। चलो तो अप्रोक्सीमेशन आप लोग भी सीख जाओगे आस्ते आस्ते। अंदाज, अंदाज जिसको बोलते हैं, सब्जी वाला लोग को देखे हो कैलकुलेट करने कैसे कैलकुलेट करता है, फटाफट कैलकुलेट कर देगा। चलिए, फाइंड द परसेंटेज मास ऑफ वाटर इन वॉशिंग सोडा क्रिस्टल्स। क्या होगा, परसेंटेज मास ऑफ वाटर इन वॉशिंग सोडा क्रिस्टल्स, जल्दी बताइएगा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला याद है, 10th क्लास में पढ़े हो। यस सर Na2CO3.10H2O। ये लोग बड़ी मन से पढ़ा है। यस सर। सर एग्जाम होता तो अच्छा मार्क्स आता सर, बट नहीं हुआ। हम यही क्वेश्चन पूछने वाले थे, कितना परसेंट आया तुमको 10th में, बट दिमाग में रोक लिए, एग्जाम होबे नहीं किया। अरे कोई दिक्कत नहीं है यार, मार्क्स के लिए कौन पढ़ता है, आपको पढ़ना है सर समझने के लिए पढ़ते हैं सर। चीजों को सीखने के लिए पढ़ो, प्रकृति को सीखने के लिए पढ़ो, अपने आसपास को समझने के लिए पढ़ो। मार्क्स तो दौड़े दौड़े पीछे आएगा। चलो बस जल्दी से बताओ बेटा, परसेंटेज मास ऑफ वाटर इन सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O होती है वॉशिंग सोडा, इसका आपको बोला है कितना होगा,
कितना होगा 23 2 जा 46, ठीक है ना, और ये 12, ये 48 और 180। आई सपोज 286 आया क्या बच्चों लोगों का? यस सर। ओके, और वाटर कितना है? परसेंटेज मास ऑफ वाटर पूछा गया, 180 है वाटर। 10 × 18 180, 180 डिवाइडेड बाय 286 ग्राम इंटू 100। ओके, तो 180 मतलब 360 से डबल, मतलब ऊपर ही है, मतलब रखो 60% से ऊपर ही आंसर में होगा कुछ, ठीक है ना। सॉल्व कर सकते हो ना, 62.9% आएगा, ठीक। सिंपल क्वेश्चन। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आ जाओ एम्पेरिकल फॉर्मूला। ओके, एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला का मतलब होता है सिंपलेस्ट फॉर्मूला। बहुत सिंपल में मैं आपको बोलूं तो एम्पेरिकल फॉर्मूला का मतलब होता है सिंपलेस्ट फॉर्मूला। किसी भी कंपाउंड के सबसे सिंपल फॉर्मूला को बोला जाता है एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब सिंपलेस्ट फॉर्मूला का मतलब क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ, फिर जो लिखा हुआ है वो समझा दूंगा आपको। देखो C6H12O6 मान लो मैंने लिया। अब बच्चों मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो बता दे क्या होगा। सर 1:2:1 है ना, तो 6:12:6 मतलब 1:2:1। आपको क्या करना है, यही सिंपल रेशियो लिख देना है। कार्बन का 1 हुआ ना, हाइड्रोजन का 2 हुआ ना, ऑक्सीजन का हुआ CH2। ये हो गया एम्पेरिकल फॉर्मूला। ओके, मतलब एटम का सबसे सिंपलेस्ट रेशियो लिख देना है। जैसे कि एम्पेरिकल फॉर्मूला हाइड्रोजन परऑक्साइड का H2O2 होता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या रेशियो हुआ 1:1 है ना। 2:2 को हम लोग सिंपल रेशियो 1:1 बोले, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा H, ठीक है ना, 1 हाइड्रोजन एटम फॉर एवरी ऑक्सीजन एटम, HO। समझ गया। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला कभी कल एग्जाम में आपको परसेंट दे दिया जाता है कि एक केमिकल कंपाउंड है जिसमें इतना इतना परसेंट, ओके, इतना इतना परसेंट आपको बोला गया है कि एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालिए। तो देखो इसका एक मेथड होता है, आपके स्कूल एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है ये वाला, आपके जी मेंस, आपके जी एडवांस, आपके नीट में इससे क्वेश्चन कभी नहीं आता है। ओके, बट हाँ आपके स्कूल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा, बट इसको सीख लेना ज्यादा बेटर है कि इससे हाँ इसके एप्लीकेशन से क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएंगे। देखो इसको बनाने के लिए आपको मतलब स्कूल में जैसे बनाओगे, आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा 5 कॉलम वाला, ठीक है ना। पहला में आपको लिखना पड़ेगा कौन कौन से एटम है, दूसरे कॉलम में आपको लिखना पड़ेगा कितना कितना परसेंट है उस कंपाउंड में, तीसरा कॉलम में आपको एटॉमिक मास लिखना पड़ेगा, चौथा कॉलम में आपको एटॉमिक रेशियो निकालना पड़ता है। ओके, एटॉमिक रेशियो का मतलब होता है परसेंट को आपको डिवाइड करना है एटॉमिक मास से, ठीक है ना। एटॉमिक मास ए से डिनोट करते हैं। फिर एक लीस्ट रेशियो निकालना है। लीस्ट रेशियो क्या होता है बताते हैं, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। देखो एटम कौन कौन है ये कंपाउंड में, जिंक और क्लोरीन जिंक कितना प्रतिशत है उस कंपाउंड में, 0.8, क्लोरीन 52.2। ओके, एटॉमिक मास जिंक का किसी को मालूम है 65, ठीक है ना, क्लोरीन का 35.5। 35.5 अब एटॉमिक रेशियो निकालने के लिए आपको क्या करना है, परसेंट को डिवाइड कर देना है एटॉमिक मास से, परसेंट को डिवाइड कर देना है एटॉमिक मास से। ओके, और आप ये डिवाइड करोगे तो बेटा आपको रफली 0.73 के आसपास आता है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको डिवाइड कर देना है इससे, ओके, इससे भी रफली आपको 1.46 आएगा डिवाइड करने के बाद। लीस्ट रेशियो निकालना, तो लीस्ट रेशियो भी निकालना आसान तरीका। देखो लीस्ट रेशियो का मतलब होता है क्या, जो सबसे छोटा
एटॉमिक रेशियो आएगा ना, उससे आपको सबको डिवाइड कर देना। बेटा कोई दिक्कत नहीं ना, मैं ज्यादा स्पीड नहीं ना जा रहा हूँ, ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, तो इतना स्पीड कोई दिक्कत नहीं ना स्टूडेंट्स? ओके, ये सब सिंपल है तो इतना स्पीड चलना चाहिए। लीस्ट रेशियो का मतलब क्या होता है, जो सबसे छोटा वैल्यू आया है उससे सबको डिवाइड कर दो। तो 0.73 आया है और 0.73 से इसको भी डिवाइड कर दो। यहाँ पे 1.46 आया है तो इसको भी 0.73 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे आ गया 2, तो फॉर्मूला हो जाएगा ZnCl2। एम्पेरिकल फॉर्मूला जिंक का एक, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मतलब EF मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। दिस इज दिस ये क्वेश्चन बनाओगे, ट्राई करो, देखो दिया हुआ है मैग्नीशियम दिया हुआ है, सल्फर दिया हुआ है, ऑक्सीजन दिया हुआ है, वाटर दिया हुआ है, परसेंट दिया हुआ है सबका। इसका 9.76, इसका 13.01, इसका 26.01, वाटर दिया हुआ है 51.22। ठीक है, एटॉमिक स्लैश मॉलिक्यूलर मास मैग्नीशियम में कितना होता है? नहीं मालूम? 24, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, वाटर का 18। एटॉमिक रेशियो निकालना है 24/9.76, ठीक है ना। 13.01 डिवाइडेड बाय 32, ओके। 26.01 डिवाइडेड बाय 16, 51.22 डिवाइडेड बाय 18, कितना आएगा रफली? एक अंदाज लगा सकते हो आप लोग कितना आएगा? कितना? 2.4, 2.4। नीचे 10 मान लिए सर। इतना भी ना राउंड अप कर दे, ओके समझ गए? बाकी तो बेटा आप लोगों का जो आएगा आप लिख सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, बना सकते हो ना इसको, जो आएगा लिख लेना। सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालना है आपको मालूम है, जो सबसे वाला छोटा आएगा उससे आपको डिवाइड कर देना है। ओके गॉट इट? चलिए कर लोगे कि नहीं कर लोगे इसको? कर लेंगे सर। यस कर सर। लेना। जो सबसे छोटा वैल्यू आएगा उससे सबको डिवाइड कर देना है, समझ गए? तो ये कहानी आएगी आप। चलिए ये भी एक क्वेश्चन है, फाइंड द एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये तो होमवर्क में बना लेना क्योंकि थोड़ी कैलकुलेशन आपकी अच्छी हो जाएगी। फाइंड द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दिया हुआ है, उसका परसेंट दिया हुआ है, और तीसरा वाला नहीं दिया हुआ। आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसमें कार्बन तो जरूर होगा, मालूम है ना? यस सर। तो बाकी आप क्या करोगे, उसका परसेंट निकालने के लिए 100 से माइनस कर दोगे। ओके 100 माइनस ये वाला दोनों का वैल्यू कितना आएगा। एटॉमिक मास सबका मालूम है, एटॉमिक रेशियो निकाल लोगे, सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लोगे। हो सकता है फ्रैक्शनल आ जाए, ठीक है। यदि कुछ वैल्यूज ऐसा आ गया 3.5 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया मान लो, तो 3.5 देखो राउंड ऑफ कहाँ तक करोगे? 3.2 है, 3.3 है, राउंड ऑफ कर दोगे, इग्नोर कर दोगे, बट 3.5 को इग्नोर नहीं कर सकते। यदि ऐसा वैल्यू आ गया तो सबको 2 से इंटू कर देना, ठीक है ना। ट्राई कर लोगे इसको? यस सर। चलो बना लेना। देखो एक कॉन्सेप्ट आता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है एक्चुअल फॉर्मूला। किसी भी चीज के एक्चुअल फॉर्मूला को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोला जाता है। मतलब एक्चुअल जो उसका फॉर्मूला होगा ना उसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, तो सिंपलेस्ट रेशियो भी CO2 होगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला वही होगा। अब यहाँ देख लो C10H222 ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया? 2 से काट दिए तो 5 और 11, P4O10 तो 2 और 5, N2O4 NO2। ओके तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब होता है एक्चुअल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब होता है इट इज द
एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड, फॉर्मूला ऑफ अ मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल का एक्चुअल फॉर्मूला, कोई कटौती छटौती नहीं होगा उसमें, एक्चुअल फॉर्मूला। जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड का एक्चुअल फॉर्मूला H2O2 होता है, दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है? HO। अब देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला में एक रिलेशन होता है बेटा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज n टाइम्स एम्पेरिकल फॉर्मूला, दिमाग में रखिएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज n टाइम्स एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब n क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूं। n होता है मॉलिक्यूलर वेट, ओके, डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल वेट। मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का जो वेट होगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला का जो वेट होगा, उसको डिवाइड कर देना है। ओके, देखो एक एग्जांपल बता देता हूँ आप लोग को। देख लो, मान लो ये हाइड्रोजन परऑक्साइड हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके, इसका वेट निकाले तो कितना, 16 दूनी 32 और 2 34, ठीक है ना। 34 ग्राम आ गया इसका, मानते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का वजन। इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला का वजन कितना आएगा? 17 ग्राम। एन का वैल्यू कितना आएगा बेटा? 2 ग्राम, ठीक है ना, सॉरी 2, ओनली 2। ओके, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है n टाइम्स एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो देखो मैं क्या किया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को लिखा n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला HO है, तो 2 से इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा? H2O2। समझ गए ना, सिंपल से कहानी। देखो एक क्वेश्चन बना लो, सिंपल है ये वाला। कैलकुलेट द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज दिस, और एम्पेरिकल वेट इज दिस। एम्पेरिकल वेट आपको दिया गया है, आपको बोला गया है एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए, और आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी दिया हुआ है। ओके, अब देखो बच्चों एक चीज आप लोगों को मालूम है, n निकालना। n क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट बाय एम्पेरिकल वेट, है ना। ये देखो मॉलिक्यूलर वेट इसका निकालोगे तो 166 आएगा बेटा, इसको ऐड करोगे तो 166 आएगा। 12 8 96, 6 और 64, 166 आएगा। तो यहाँ पे n आ जाएगी 166 डिवाइडेड बाय 83, मतलब 2 आ गया, ठीक है ना। आप सभी को मालूम है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू 2 इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है C8H6O4, उसको भैया 2 से डिवाइड कर देना है तो निकल जाएगा एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो डिवाइड करोगे तो आ जाएगा C4H3O2, ठीक है ना, कोई दिक्कत? तो ये हो गई। तो ये वाला कहानी है। आप देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का निकालने का, एम्पेरिकल फॉर्मूला से भी निकालने का फॉर्मूला तरीका होता है। कंपाउंड का परसेंट दिया रहेगा आपको, मॉलिक्यूलर मास दिया रहेगा, आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने बोला जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, ये मेथड से तो एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हो, जो कॉलम बना के बनाने बोला। एम्पेरिकल फॉर्मूला निकल गए, मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, n निकाल लोगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हो। तो इसको होमवर्क करके आना नेक्स्ट क्लास में, मैं करवा दूंगा, एक बार ट्राई करो इन क्वेश्चन को, ठीक है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स थैंक यू आज के लिए, थैंक यू सर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय। और 7:15 में जुड़ना मत भूलना यदि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का अच्छा कॉन्सेप्ट चाहते हो। चलो बाय बाय। थैंक यू सर।